तो मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन है कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में छत्रक सेल जो है तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, थार के मरुस्थल में, या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला में। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे। छत्रक सेल जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें कौन कौन सी, तो जैसे देखो अगर बात कर लें, एक तो आपका छत्रक सेल है, ठीक है, एक तो छत्रक सेल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो बालुका स्तूप है, ठीक है, बालुका स्तूप है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे टिब्बा या फिर जिसको कहते हैं टीला, ठीक है, टीला। तो ये सब आपको कहाँ पर, तो ये सब आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपको कहाँ पर, तो ये सब आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ होती हैं। पवनें जो है, हवाएं जो है, हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो पवनों के द्वारा जो है, ये जो पवनें होती हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र में इन सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो छत्रक शिला हो गया, बालुका स्तूप हो गया, टिब्बा हो गया, इन सब को याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ कहाँ की विशिष्टता होती हैं, बताएंगे। चंबल घाटी की, तटीय क्षेत्र की, सुंदरवन डेल्टा की, या फिर कच्छ की खाड़ी की। चलिए बताइएगा। तो उत्खात भूमि स्थलाकृति जो होती है तो ये कहाँ की विशेषता होती है। चंबल नदी घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा, या फिर कच्छ की घाटी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ कहाँ की विशेषता होती हैं। चंबल नदी घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा, या फिर कच्छ की घाटी। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कच्छ की घाटी। अच्छा देखो, कच्छ की खाड़ी अगर आपसे पूछ लेना कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, अगर आपसे ये पूछ ले कि कच्छ की जो खाड़ी है तो वो कहाँ पर है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करोगे। तो देखो जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ना, यही कच्छ की खाड़ी वाला हिस्सा, यही जो है ये कच्छ की खाड़ी वाला हिस्सा है। गुजरात में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, या फिर कीमत नेतृत्व। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो फर्मों की संख्या है, परस्पर निर्भरता है, कीमत पर नगण्य प्रभाव है, या फिर कीमत का नेतृत्व है। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं ना, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार शेयर कर दिए, ताकि बाकी साथियों तक भी इस क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और बाकी साथी जो है वो भी जुड़ सके। तो क्या हो जाएगा। तो अल्पाधिकार की अगर हम लोग सबसे प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी ऑप्शन संख्या ए हो जाएगी, फर्मों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर करोगे। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है। स्थानीय कर होता है, क्षेत्रीय निधि होता है, सरकारी अनुदान होता है, या फिर संघीय राजस्व में अंश होता है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पंचायती राज संस्था से कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। जो पंचायती राज संस्था है इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो आप कहोगे भाग 9 में है। और अनुसूची अगर आपसे पूछ रहे कि कौन सी अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है, तो अनुसूची आप कहोगे 11 में है। ठीक है, कहाँ पर, 11 में है। पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 29 विषय हैं जो पंचायतों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे 73वां संशोधन। ठीक है, कौन सा, तो 73वां संशोधन 1992 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, भाग कहाँ पर, 9 में। अनुसूची अगर हम लोग बात करेंगे 11 में। अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख है,
तो 2 अनुच्छेद आप याद रखेंगे। एक तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख है और दूसरा आप याद रखेंगे अनुच्छेद 243 में पंचायतों का उल्लेख है। ठीक है, पंचायत दिवस अगर आपसे पूछ ले कि पंचायत दिवस कब मनाते हैं, पंचायत दिवस कब मनाते हैं, तब आप आंसर क्या करोगे, तो पंचायत दिवस जो है ये हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, क्या करते हैं, तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायत कौन सी सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कौन सी, तो राज्य सूची का विषय है पंचायत। और जो पंचायती राज व्यवस्था है तो ये हमारे यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे कैसी है, तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात है। ठीक है, याद रखेंगे हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है, तो वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी होता है, सरकारी अनुदान होता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित समाज कौन सा है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है या फिर बहुजन समाज है, बताएंगे क्या जगह। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना हो रही है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है या फिर बहुजन समाज है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें ब्रह्म समाज की बात कर ले, ठीक है, किसकी, अगर हम लोग ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हो रही है। और कौन कर रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो राजा राम मोहन रॉय कर रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, 1828 में कर रहे हैं। और जो राजा राम मोहन राय हैं तो इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है किसको, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि इनको राजा की उपाधि किसने दी, अगर आपसे पूछ ले कि राजा राम मोहन राय जो हैं तो इनको राजा की उपाधि किसने दी, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे मुगल बादशाह हैं अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह हैं अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग प्रार्थना समाज की बात कर लें, प्रार्थना समाज की अगर हम लोग बात कर लें तो प्रार्थना समाज जो है तो इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना 1867 में 1867 में हो रही है। और कौन कर रहे हैं, तो देखो 2 लोग कर रहे हैं, एक तो MG रानाडे कर रहे हैं, महादेव गोविंद रानाडे कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कर रहे हैं, तो दूसरा आत्माराम पांडुरंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो आत्माराम पांडुरंग। तो ये दोनों लोग मिल करके जो है, तो ये दोनों लोग मिल करके 1867 में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज जो है, जो ये स्थापना है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज की जो स्थापना वो किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो आप आंसर करोगे किसको, आप कहोगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर के इन लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित समाज कौन सा है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हो रही है, 1875 में हो रही है आर्य समाज की स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर, तो पहले तो आपको बम्बई में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले कहाँ पर, बम्बई में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर 2 साल बाद 1877 में जो मुख्यालय है इसको चेंज करके कहाँ पर, तो इसको चेंज करके लाहौर बना दिया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1875 आर्य समाज की स्थापना है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। और इनके संदर्भ में कई चीज़ें हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही दिया था। और इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, क्या है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। और वेदों की ओर लौटो पर इन्होंने ही नारा दिया था, स्लोगन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, बताइएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये इसकी स्थापना जो है 1916 में हो रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना 1916 में हो रही है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर राधा कृष्णन है, गांधी जी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में हो रही है और इसके संस्थापक है वो है मदन मोहन मालवीय जी हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी है जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चंडालिका है, चारुलता है, गौतमी है या फिर कारुवाकी है। तो कौन सी पत्नी है, बताइएगा, अशोक की कौन सी पत्नी है जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया, चंडालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुवाकी। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कारुवाकी। अशोक का एक अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौन सा, तो अशोक का अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अभिलेख है, कौन सा, कौशाम्बी अभिलेख है। और इस अभिलेख में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस अभिलेख में, अशोक के इस कौशाम्बी अभिलेख में उसकी जो एकमात्र पत्नी, मतलब एकमात्र, उसकी तो पत्नियां तो कई सारी थी लेकिन एक ही पत्नी का उल्लेख मिलता है और वो पत्नी कौन है, तो वो है कारुवाकी। ठीक है, कौन सी, तो कारुवाकी।
अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है उसमें उसकी पत्नी कारुआकी का उल्लेख मिलता है, और जो कौशाम्बी अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा गया कि कौन सा अशोक का अभिलेख है जो रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर कर दोगे जो है कौशाम्बी अभिलेख, और कौशाम्बी अभिलेख में उसकी कौन सी पत्नी, तो कारुआकी का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है, विज्ञानेश्वर है, जीमूत वाहन है, या फिर मनु है, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग, और दाय भाग के आपसे रचयिता पूछ रहे हैं, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो विज्ञानेश्वर है, मनु है, जीमूत वाहन है, या फिर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा। तो देखो मनु की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनु की जो पुस्तक है उसका नाम है मनुस्मृति। ठीक है, क्या नाम है, तो मनु की जो बुक है उसका नाम है मनुस्मृति। विज्ञानेश्वर की हम लोग बात करेंगे तो इनकी जो बुक है उसका नाम है मिताक्षरा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए विज्ञानेश्वर की बुक का नाम क्या है, मिताक्षरा है। और जीमूत वाहन जो है तो यह ध्यान रखेंगे, जीमूत वाहन की बुक का नाम है दाय भाग। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, रामचरित की रचना किसने की, कालिदास ने, विज्ञानेश्वर ने, संध्याकर नंदी ने, या फिर कौटिल्य ने, बताइएगा क्या जाएगा। तो रामचरित की रचना किसने की है, बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो कालिदास के संदर्भ में तो आप जानते हो कालिदास की तो बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, ऋतु संहार है, विक्रमोर्वशीय है, मालविकाग्नि मित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। कालिदास को तो संस्कृत का शेक्सपियर कहते हैं, और इनकी इतनी सारी किताबें ना कि यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। कौटिल्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौटिल्य चाणक्य, या फिर कहोगे विष्णुगुप्त कहोगे, और इनकी जो बुक है इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्या है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, याद रखेंगे अर्थशास्त्र है। विज्ञानेश्वर की बुक का नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया मिताक्षरा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी हो जाएंगे। ठीक है, संध्याकर नंदी जो है तो ये रामपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके, तो रामपाल के दरबार में रहते थे। पाल वंश का राजा है रामपाल। ठीक है, संध्याकर नंदी जो है तो ये पाल वंश के राजा रामपाल के दरबार में रहते थे, और उसी के ऊपर इन्होंने रामचरित की रचना की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के दौरान मारे गए थे, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बीरबल। अच्छा, बीरबल का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो वास्तविक नाम इनका है महेश दास। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास, ये याद रखिएगा। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम है महेश दास। और बीरबल की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, तो गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या फिर उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते हुए। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, इनका वास्तविक नाम महेश दास है। और जो कश्मीरी बलूची थे, जो यूसुफजाई थे, उनके विद्रोहियों को उनके विद्रोह का दमन करने के दौरान जो है बीरबल की मृत्यु होती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है, विधि विभाग का, सर्वोच्च न्यायालय का, लोक सेवा आयोग का, या फिर अधीनस्थ न्यायालय का, तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर क्या है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सबकी निगरानी कर सकता है, सबका हालचाल ले सकता है। ठीक है, और क्योंकि हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, तो हाई कोर्ट अपने ऊपर वाले का तो हालचाल नहीं ले सकता है, लेकिन अपने नीचे वाले का हालचाल ले सकता है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, जिला न्यायालय कहेंगे, या फिर कहेंगे अधीनस्थ न्यायालय की, ठीक है, क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ट्रक फार्मिंग का अर्थ क्या होता है, रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती, बागवानी, या फिर जलज कृषि। तो बताइएगा ट्रक फार्मिंग का अर्थ क्या होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, रेशम कीट पालन अगर आपसे पूछा जाए, तो रेशम कीट अगर आपसे पालन पूछा जाए, तो जो रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट जो होते हैं ये याद रखेंगे सहतूत के वृक्ष पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो सहतूत के वृक्ष पर रहते हैं। और रेशम कीट पालन से क्या है, तो सेरी कल्चर है। ठीक है, क्या है, तो सेरी कल्चर है। ठीक है, रेशम कीट पालन को हम लोग क्या करते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। और रेशम के उत्पादन में अगर हम लोग बात करेंगे तो चीन क्या हो रहा है, तो चीन जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, क्या है, तो चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग अंगूर की बात कर ले, तो अंगूर जो है, तो अंगूर जो खेती है तो ये क्या हो जाएगी, तो ये विटीकल्चर कहलाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो ये विटीकल्चर कहलाएगी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो अंगूर हम लोग बात करेंगे तो विटीकल्चर कहलाएगी। ठीक है, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, जैसे आप देखोगे कि गाँव में क्या होता है, गाँवों में खेती होती है,
तो जो सब्जियां होती ना उनको शहरों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, शहरों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए जो साधन प्रयोग होता है वो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। क्योंकि अगर जैसे गाँव में सब्जियां हो रही हैं, फल हो रहे हैं ना, अब उनको अगर आप जल्दी से नहीं पहुंचाओगे शहरों तक, बाजार तक नहीं पहुंचाओगे तो फिर क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो उनको शहर तक पहुंचाने के लिए जो साधन है, ठीक है, वो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। और ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है, तो बागवानी से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बागवानी कृषि से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को क्या कहते हैं, उद्यान कृषि कहते हैं, बाजार कृषि कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं, या फिर सभी कहते हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर करेंगे। तो महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली जो फलों और सब्जियों की और फूलों की गहन कृषि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग बाजार कृषि कहते हैं। और उनको पहुंचाने के लिए जो माध्यम यूज़ होता है वो ट्रक फार्मिंग कहलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बाजार कृषि कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। देखो खजुराहो के जो मंदिर है तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो खजुराहो के मंदिर ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। और खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण किसने कराया, तो इनका निर्माण कराया है चंदेल राजाओं ने, ठीक है। किसने, तो चंदेल राजा जो है उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया है। और ये किस धर्म से संबंधित है, आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने इसके निर्माण कराया। और यहाँ पर आपको हिंदू मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे और जैन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है, बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको जो है चालुक्य या फिर आप कहोगे सोलंकी राजाओं ने बनवाया है, ठीक है। किसने, तो चालुक्य वंश के राजा, या फिर आप इन्हीं को कह सकते हो सोलंकी, चालुक्य या फिर कहोगे सोलंकी जो राजा हैं, तो उन्होंने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया है। और कहाँ पर कराया है, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है तो इसका निर्माण चालुक्य या सोलंकी राजाओं ने कराया है। और ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। जॉन एफ फ्लीट है, जेम्स प्रिंसेप है, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल है। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया है, या फिर कहें सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे आप लोग किसको, 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया है, जॉन एफ फ्लीट है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, जेम्स प्रिंसेप है या फिर जॉन मार्शल है। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। कब इन्होंने पढ़ा था, तो 1837 में, 1837 में सबसे पहले इन्होंने अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ष भी आप याद रखेंगे। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं, क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 6 चैनल बनाए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है, बताइएगा। न्याय मंत्री है, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, बताएंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। तो राष्ट्रपति जो है तो वो कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, क्या आंसर करेंगे। न्याय मंत्री है, उच्च न्यायालय है, महान्यायवादी है, फिर सर्वोच्च न्यायालय, क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और ये बात कहाँ पर कही गई है, तो आप याद रखोगे आर्टिकल 143, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल 143, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 143। अब 143 से आप लोग कहीं और ना पहुंच जाएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाइए, खुरापात मत कीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत दुष्ट हैं, ठीक है ना, कि आप लोगों को कुछ बताया जाता है ना तो अब फिर आप तुरंत जो है धरती से आसमान पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल जो है वो 143 है, मतलब 143 है। और अनुच्छेद 143 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति होता है ना, ठीक है, तो वो कानूनी मामले में किससे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है, बरौनी में, धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है, बरौनी में, धनबाद में, जमशेदपुर में या रांची में, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे, बताइएगा। भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रांची में, ठीक है। कहाँ पर, तो रांची में याद रखेंगे, ठीक है। और जमशेदपुर जो है तो जमशेदपुर के संदर्भ में आप याद रखेंगे, जमशेदपुर जो है इसको टाटा नगरी, स्टील नगरी भी कहते हैं। जमशेदपुर को अगर हम लोग बात करें तो टाटा नगरी भी कहते हैं और स्टील नगरी भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो जमशेदपुर को टाटा नगरी और स्टील नगरी भी कहते हैं।
और ये जो जमशेदपुर है तो ये क्या हो जाएगा, तो जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करें तो जमशेदपुर को आप याद रखेंगे ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, याद रखेंगे, ठीक है। और बरौनी जो है ये बिहार बेगूसराय में है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या है, तो यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, याद रखिएगा। बरौनी कहाँ पर है, तो बिहार बेगूसराय में है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है, गन्ना है, जूट है, गेहूं है, मूंगफली है, बताइएगा। 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है, गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, या फिर मध्य प्रदेश है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हो जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पाँचवा है। और याद रखिएगा पवन ऊर्जा जो है तो ये ऊर्जा का कैसा, तो ये ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आपसे पूछ ले कि जो पवन ऊर्जा है तो ये किस में आएगा, परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में, तो याद रखिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आएगा पवन ऊर्जा। भारत के किस राज्य में आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो किस में, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्या आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी बताएगा, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों को, ठीक है, कोई भी सब्जी बनेगी ना तो उसमें आलू जरूर चाहिए, आलू चना, आलू टमाटर, आलू प्याज, आलू गोभी, आलू बैगन, आलू भिंडी, है ना, तो आलू तो उनको अनिवार्य रूप से चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया, तो बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं उनको लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और याद रखिएगा जो अभी 104वां संशोधन हुआ है ना, 104वां जो संशोधन हुआ है, 104वां जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो इस 104वें संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो एससी कैटेगरी हैं और जो एसटी कैटेगरी हैं इनके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2030 तक के लिए कर दिया गया, तो ये याद रखिएगा। तो 104वां जो संशोधन है इसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया, और ये किस अनुच्छेद में, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में, ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक ऑस्टिन के साथ संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी पुस्तक है जो ग्रेनविल ऑस्टिन के साथ संबंधित है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या करेंगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेवियाथन है, द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी है, या फिर लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो क्या हो जाएगा। तो देखो लेवियाथन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये हॉब्स की पुस्तक है, देखिए लेवियाथन बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, रूसो की है, और इसी पुस्तक में रूसो कहता है कि जब इंसान पैदा होता है, जब मानव पैदा होता है तो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होता है, एकदम फ्री माइंड होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वो क्या होता है, जंजीरों में जकड़ा होता है, जकड़ाता जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो एकदम फ्री होता है, दुनियादारी सारी टेंशन से फ्री होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो क्या होगा, तो फिर टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, है ना, मेरे बेटे तुम्हें ये करना है, तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो घर वाले देख रहे हैं, समाज वाले देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना टेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, और कुकर की तरह आपके पास सीटी भी नहीं है कि आप अपने प्रेशर को निकाल सके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है वो क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर्स अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होते हैं 250। वर्तमान अगर हम लोग बात करेंगे, वर्तमान सदस्य संख्या क्या है राज्यसभा में, वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, तो आप आंसर करोगे 245। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने होते हैं, राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में अगर आपसे बोले कि आयु क्या होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी राज्यसभा के सदस्य बन पाओगे। और अगर आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछ ले तो कार्यकाल क्या कहोगे, तो कार्यकाल कहोगे आप
कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसके अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो बताइएगा कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या फिर योजना आयोग है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे आप लोग। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हो रही है, तो आंसर कर देंगे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, कब हो रही है, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो रही है। और ये क्या है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्या है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग क्या होती है, जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होगा, जब किसी वस्तु की डिमांड अधिक होगी तब उस वस्तु की क्या होगी, कीमत घटती है। उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है या फिर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा। तो मांग का नियम क्या हो जाएगा, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब फिर क्या हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत क्या होती है। चलिए जल्दी से बताएंगे, उस वस्तु की कीमत क्या होगी। मान लीजिए कि ठीक है, क्या हो, मान लीजिए ये कोई एक सरकारी नौकरी वाला लड़का है, ठीक है, और शादी करने के लिए 4-5 लड़कियां हैं। ठीक है, क्या है, तो शादी करने के लिए 4-5 लड़कियां हैं और ये एक सरकारी नौकरी वाला लड़का है। तो लड़की के पिताजी को पता है कि भैया सरकारी नौकरी कर रहा है, खूब कमा रहा है, ठीक है, हमारी बिटिया को बहुत खुश रखेगा। तो पिताजी क्या करेंगे, पिताजी तुरंत, ठीक है, क्या कर देंगे, पिताजी तुरंत दहेज बढ़ा देंगे कि बेटा आप हमारी बिटिया से शादी करो, हम आपको 30 लाख रुपया देंगे, एक ठो फॉर्च्यूनर देंगे, ठीक है, कैश तो देबे करेंगे, और लखनऊ में और ठीक है और पटना में प्रॉपर्टी है तो वो भी तुम्हारे नाम कर देंगे, बस तुम्हारी बिटिया से ब्याह कर लो। तो क्या हो जाएगा, तो मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ती है, ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है, डिमांड अधिक होती है, तो उसकी कीमत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे शादी ब्याह के समय में होता है ना, शादी ब्याह के समय में देखोगे जो लहंगा है तो लहंगे की डिमांड बहुत होती है, क्योंकि शादी ब्याह में यही लोग लहंगा पहनते हैं, तो लहंगे की डिमांड बहुत होती है। तो जब लहंगे की डिमांड अधिक होती है ना, तो लहंगे का दाम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो 3,000 का लहंगा था ना, अब वो 8,000 और 10,000, 15,000, 20,000 का मिलता है। ठीक है, और लड़कियाँ जाके फटाफट खरीद भी लेती हैं, है ना, पैसा बाद में देखेंगे, पहले लहंगा, लहंगा जरूरी है, भले उधार मांग के खरीदेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बताएंगे कौन सा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो देखो कौन कौन से मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद 15 कहोगे, अनुच्छेद 15 जो है तो ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है। साथ ही साथ अनुच्छेद 16 जो है तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, तो ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो क्या हो रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है वो भारतीयों को तो प्राप्त है ही, साथ ही साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 देखो आप, इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये सबको प्राप्त है, खाली भारतीयों को नहीं प्राप्त है। फिर कह रहा है कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की, तो ये कहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 21 में है। और ये आप देखोगे ये भी इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी सबको प्राप्त है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो ये कहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता आपको कहाँ पर, अनुच्छेद 25 में देखने को मिल जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 जो है तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे। ठीक है, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, तो RBI है, RDA है, या फिर CII है, या फिर सेबी है। तो बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना, बीमा जो है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले सोच समझने, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो भारत में बीमा क्षेत्र जो है वो नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, IRDA के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, IRDA के द्वारा। जरा आप लोग इसका मुझे फुल फॉर्म पूर्ण रूप जरा बताइएगा, तो इसका आप लोग जरा जल्दी से
मुझे फुल फॉर्म बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। IRDA का फुल फॉर्म क्या होगा। किस देश को 1000 झीलों का देश कहते हैं, बताएंगे क्या हो जाएगा। किस देश को 1000 झीलों का देश कहते हैं। नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को, आयरलैंड को। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। 1000 झीलों का देश, अच्छा है, भारत को 1000 झीलों का देश नहीं कहते। हम लोग के यहाँ तो गाँव में कोई एक छोटा सा पोखरा होता है ना, कोनो गढ़ही गढ़ा होता है ना, तो वहाँ पर भी लड़के लड़कियाँ शाम को मोबाइल लेके पहुँच जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, है ना। गढ़ही गढ़ा में पहुँच जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। कहीं सोचो हम लोग क्या 1000 झील होती ना, तब फिर क्या होता, तब तो लड़के लोग अइबे नहीं करते, हमेशा वहीं रहते, सेल्फी लेते रहते हैं। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, भूमि किसे कहते हैं, आप आंसर करोगे फिनलैंड को, ठीक है। किसको, फिनलैंड को आंसर कर दोगे, ठीक है। अच्छा, फिन से आप याद रखना, फिन से फन याद रखना। फन का मतलब क्या होता है, मजा, खुशी, प्रसन्नता। तो याद रखेंगे जो फिनलैंड है या जो ये फिनलैंड है, ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष पर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग फिन फन की बात करेंगे, ऐसे याद रखिएगा, फिन फन, ठीक है। तो फन अगर हम लोग बात करेंगे, फन का मतलब खुशी, प्रसन्नता, मजे से, तो फनलैंड जो है, फिनलैंड जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रसन्नता सूचकांक में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष पर है, ठीक है। और अपने प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, तो पहले अगर आपसे पूछा जाए तो पहले कितना था, तो पहले था 126 और अभी कितना है, अभी है 118। इसका मतलब भारत वाले पहले से ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। क्या है, तो पहले वाले भारत वाले जो है अभी पहले से ज़्यादा प्रसन्न है। पहले 126वें स्थान पर थे, अभी 118वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अम्ल में कम से कम 1 हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारकता कहा जाता है, या फिर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो कौन सा कथन सही है, तो अम्ल में कम से कम 1 हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। दूसरा कह रहा है कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तीसरा कह रहा है अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, स्टीफन हॉकिंस को, और WG ग्रेस को, या फिर जॉन लेथरन को। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता कहते हैं किसको, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। अच्छा, स्टीफन हॉकिंग को भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। स्टीफन हॉकिंग जो है, तो याद रखिएगा, इन्होंने ब्लैक होल के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, ठीक है। ब्लैक होल के विषय में इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। क्या है, तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको आप याद रखेंगे, और नाम क्या है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है, तो ये स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये स्टीफन हॉकिंग की बुक का नाम है, और इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर है, इमरान खान है, मोइंदर अमरनाथ है, या फिर कपिल देव है। बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो क्रिकेट माई स्टाइल अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी बुक है, क्या आंसर करेंगे, क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कपिल देव जी आ जाएंगे। और कपिल देव जी जो है, तो इन्हीं के नेतृत्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत ने पहली बार 1983 में क्या किया था, तो भारत ने क्रिकेट में 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, ये याद रखिएगा। स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का अर्थ क्या होता है बताएगा। तो स्टॉक बाजार के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो IPO का अर्थ क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट ऑर्डर होता है, इंटरनल पॉलिसी ऑब्लिगेशन होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा, या फिर इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशन होता है। क्या हो जाएगा, तो IPO का अर्थ क्या होता है, स्टॉक बाजार में हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 किलोमीटर है। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 किलोमीटर, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो संसार का सबसे छोटा गणराज्य क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, वेटिकन सिटी कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, तो वेटिकन सिटी कर देंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है, गेरहन और शॉर्ट ने, नॉल और रुस्का ने, फार्मर मूर ने, या फिर जॉनसन और जॉनसन ने। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, नॉल और रुस्का हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सुलझाने का अधिकार किसके पास है, बताइएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर कोई विवाद हो जाता है चुनाव से संबंधित,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने का अधिकारी कौन होता है। अच्छा, अगर आपसे ये बात पूछ ले कि ये बात किस अनुच्छेद में कही गई तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 71 में। ठीक है, कहाँ पर, तो आर्टिकल 71 में कहा गया, अनुच्छेद 71 में कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का अधिकार किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को क्या कर सकती है, सुलझा सकती है। और यह क्या हो जाएगा, तो यह उसका क्या है, तो मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या फिर बहुमुखी अधिकार है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी को ये अधिकार प्राप्त है और किसी को अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका मूल अधिकार हो जाएगा। भाई वही इसको क्या करेगा, समाधान करेगा, क्योंकि वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है, महावीर है, अरिष्टनेमी है या फिर ऋषभ देव है। तो क्या हो जाएगा, तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतिम तीर्थंकर कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दूंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे। और इनको वास्तविक भी कहा जाता है, वास्तविक तीर्थंकर भी माना जाता है। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा देखो, भिलाई की अगर हम लोग बात करें, देखो भिलाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और भिलाई जो है लौह इस्पात संयंत्र जो है इसको रूस की मदद से स्थापित किया गया। ठीक है, इसी तरीके से दुर्गापुर की अगर हम लोग बात करें तो दुर्गापुर जो है ये जो लौह इस्पात संयंत्र है ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और इसको हमने इंग्लैंड की मदद से, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया। इसी तरीके से अगर हम लोग राउरकेला की बात कर लें तो राउरकेला जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, ओडिशा में देखने को मिलेगा राउरकेला। और इसको हमने जर्मनी की मदद से स्थापित किया। तो ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है किस देश की मदद से। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, गुवाहाटी है, बस्तर है, भोपाल है, चेन्नई है। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर, बताएंगे, क्या हो जाएगा, गुवाहाटी है, बस्तर है, भोपाल है, चेन्नई। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है वो संगीत में अस्तर निकालते हैं, कहाँ पर रहते बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर, यह आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है तो ये आपको हम्पी में देखने को मिलेगा। और हम्पी किसकी, तो हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, किसकी, विजयनगर की राजधानी थी। और विजयनगर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1336 में हो रही है। कौन करेंगे, तो आप कहोगे हरिहर और बुक्का करेंगे। ठीक है, कौन, हरिहर और बुक्का जो है तो वो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। विजयनगर की राजधानी हम्पी है। ठीक है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें वायुमंडल जो है तो उसको हम लोग कई सारी परतों में विभाजित करते हैं। सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद आपका संताप मंडल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्य मंडल है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयन मंडल, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो बहिर्मंडल। तो इस तरीके से विभाजित करते हैं। तो आधार क्या है, किस आधार पर हम लोग विभाजित करते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या तापमान के आधार पर। ठीक है, किसके, तापमान के आधार पर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई क्या होती है, देखो आपसे औसत ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्षोभ मंडल की अगर हम लोग बात करें तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है। और ये जो है ये सबसे निचला मंडल होता है। अगर हम लोग पृथ्वी के धरातल से बात करेंगे तो सबसे निचला जो मंडल होता है, जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। और जो मौसम संबंधी घटना होती है, ठीक है, क्या होती है, जो मौसम संबंधी घटना होती है, बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी आना, तूफान आना, बवंडर आना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, जितनी मौसम संबंधी घटना होगी वो सब आपको कहाँ पर, वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और इसकी औसत ऊंचाई पूछ रहा है तो औसत ऊंचाई अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगी, 14 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 14 किलोमीटर हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा है, अंग्रेजी है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, क्या आंसर करेंगे, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। क्या हो जाएगा,
आंसर कर देंगे आप लोग नागालैंड है। नागालैंड की स्थापना कब हो रही है? 1963 में हो रही है। और नागालैंड में आपको याद रखना है यहाँ पर हम लोग हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं, ठीक है। कौन सा? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है तो ये हम लोग क्या करते हैं नागालैंड में मनाते हैं। 1963 में इसकी स्थापना हो रही है और एकमात्र राज्य जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है। प्राचीन पौराणिक और विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है बताइएगा? तो हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विख्यात और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताएंगे क्या आ जाएगा? तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो है तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो हरिहर क्षेत्र का जो मेला है तो ये कहाँ पर लगता है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। बताएंगे क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो प्राचीन पौराणिक और विख्यात मेला हरिहर क्षेत्र का मेला और ये कहाँ पर लगता है? तो ये बिहार में लगता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएंगे, ठीक है। गाँव में जो मेला वेला लगता है ना तो ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। वैसे जानते हो गाँव में जैसे हम लोग बात करें तो जो जैसे मान लो बड़े शहर है तो बड़े शहरों की तो भाई बात ही दूसरी है, लेकिन जो छोटे शहर है ना वहाँ पर बड़ी समस्या होती है। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो ये मेले वेले होते हैं ना तो यही सारे कुछ स्रोत होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं ना, ठीक है। कर देंगे हे हुआ मेला लगत बच आऊ वहीं मेला जो है ना वहीं आऊ तो है जलेबी खियाई कचौड़ी खियाई, है ना। तो हम लोग क्या होता है तो बड़े शहरों में तो भाई कहीं भी घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन गाँव में बड़ी समस्या होती है, 10 लोग देखते रहते हैं तो क्या होता है तो फिर हम लोग को बड़ी समस्या होती है ना। तो हम लोग फ़ोन करके पहले से ये वहाँ मेला लग तू हर से आऊ हम हर से आई, फिर वहीं मेला मिला जाए, फिर कचौड़ी समोसा खाइए, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो क्या हो जाएगा? तो हरिहर क्षेत्र जो है तो ये मेला कहाँ पर? बिहार में लगता है। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? बताएंगे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में या फिर पुदुचेरी में। बताएगा क्या हो जाएगा? तो रविंदो आश्रम अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है बताएगा? तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया है। अरविंद घोष का आश्रम कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा पुदुचेरी में। और इनके आश्रम का जो नाम है वो क्या है? अराविले है, ठीक है। क्या है? तो अराविले जो है इनके आश्रम का नाम है और ये आपको कहाँ पर? पुदुचेरी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। और आखिरी प्रश्न आपका है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपसे पूछ रहा है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य। क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, माधवाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगी। और बिहार वाले आपको पता है ना आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, अब समय बहुत कम है। मैंने हिस्ट्री की एक क्लास ली थी, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। एक ही क्लास में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को कंप्लीट किया था। और आज हम लोग एक और क्लास करेंगे और वो हम लोग ज्योग्राफी से करेंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मतलब एक ही क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी और आपके एग्जाम से पहले इसी तरीके से हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 4 चीज़ें तो कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही साथ साइंस की अलग से क्लास ले रहा हूँ, साइंस की डेली क्लास करवाता हूँ। तो साइंस के क्वेश्चंस को आप लोग देख ही रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, ठीक है। और जितने और बहुत सारे मैंने आपको PDF भी दिए हैं तो उन PDF का आप क्या करिए तो एक बार सरसरी निगाह से एक रिवीजन करते चले जाइए, ठीक है। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अब प्रीवियस में जितने प्रीवियस ईयर में या फिर जो आपने जो पिछले जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है बस उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और यूपी बिहार से अगर कोई मेरे भाई बहन या फिर किसी अन्य राज्य से कोई मेरे भाई बहन है और अगर उनको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इस सेशन में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।